हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं। वो मैं पिछले वीडियोज़ में आपको समझा चुकी हूँ। द्विघाती बहुपद होते क्या हैं, जिनकी घात 2 होती है। आप बहुपद वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे। जिन बहुपदों की घात अधिकतम घात जिनकी 2 होती है वो द्विघाती बहुपद होते हैं। उनका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, कुछ इस तरह से होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहे हैं द्विघाती समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। समीकरण होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यहाँ यानी कि जहाँ पर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं उनके बीच में इक्वल का निशान आ जाता है तो वो बन जाती है समीकरण। तो इक्वल के निशान लेने पर ये बन जाएगी द्विघाती समीकरण। ठीक है। अब द्विघाती समीकरण में क्या होगा, द्विघाती समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा ये, जनरल फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, ax² + bx + c = 0। जहाँ पे क्या होंगे a b c ये सब क्या होंगे, आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या होने का मतलब प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, अपॉन में हो सकती है। ठीक है ना। तो a b c क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। साथ साथ एक और कंडीशन और अप्लाई होगी कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। भाई क्यों a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए होगा कि अगर आपका a 0 हो जाता है तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। इस केस में क्या बचेगा, इस केस में बचेगा आपके पास bx + c = 0, यानी कि इस केस में बन जाएगी आपके पास एक रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी घात क्या होगी, हाईएस्ट तब 1 ही बचेगी पावर। तो इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। b 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। b अगर 0 होगा तभी भी देखिए द्विघाती समीकरण रहेगी, ax² + c = 0 रहेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि x² वाली जो टर्म है वो जरूर आनी चाहिए इक्वेशन में। c भी 0 हो सकता है ना। अगर b और c दोनों 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, ax² = 0। a की जगह में आप कोई भी कांस्टेंट रख लीजिए, है ना। तो तभी भी क्या होगी, एक द्विघाती समीकरण होगी। ठीक है। अब द्विघाती समीकरणों के बारे में सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक स्पेशल बात यह है कि ये जो द्विघात समीकरण है ये भारत में ही खोजी गई थी, भारत के गणितज्ञों द्वारा। इसमें भास्कराचार्य जी ने इसको ढूंढा था और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस भी जो थे वो इंडियंस ने ही दिए थे। ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो श्रीधराचार्य नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका बाद में एक व्यापक सॉल्यूशन दिया था। अब द्विघात समीकरणों में क्या है, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है। फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन कि किस तरह से आप को अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप उसमें द्विघाती समीकरण कैसे बना सकते हो। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व करने के मेथड्स। तो द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड हैं। 3 मेथड में आपके पास पहला जो है वो है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा जो आपके पास है वो है आपके पास पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बना के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा जो है आपके पास वो है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है। और एक चीज़ मैं इसमें और सिखाऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं उस समीकरण के क्या मूल हैं, क्या है, कितने सॉल्यूशन हैं, कैसे आ सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जहाँ पर समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि द्विघात समीकरण को पहचानना, हम पहचानेंगे कैसे। तो द्विघात समीकरण को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको देखना है पावर उसमें हाईएस्ट 2 बननी चाहिए, तो समीकरण द्विघाती हो जाएगी और समीकरण की फॉर्म तो होगी ही वो, है ना। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशन है x × x + 1 = 5। दूसरा है आपके पास x + 1 × x - 1 = x × x - 1। ठीक है। तीसरा है आपके पास 2x + 1 × x = 2x - 1 × x²। तीसरा है आपके पास x² + 4x + 3 = x² - 3x + 9। अगला है आपके पास x + 5 = x² + 3x + 2। तो इन सब में आपको पहचानना है कि कौन कौन सी समीकरणें द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन सी समीकरणें द्विघात समीकरणें नहीं हैं। ठीक है। तो इनमें आपको पहचानना होगा कौन कौन से समीकरण द्विघात है या नहीं है। अब आप कभी जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि आपने सीधा ढूंढा कि पावर 2 जहाँ जहाँ दिख रही है वो हो जाएगा, जहाँ नहीं दिख रही है वो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इक्वेशन को पहले पूरा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप चेक करोगे कि पावर 2 है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें दिखने में तो आपको पावर सिंगल सिंगल दिख रही होगी, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका x की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x = 5।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को मैं धर लिया। अब ये देखिए समीकरण हमारी किस फॉर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। मेनली आपको ये चेक करना है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो ए 0 नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ ये द्विघाती समीकरण है। इसी तरह से आप दूसरे को चेक करेंगे, तीसरे को, सभी को आपको चेक करना है। मैं चलिए एक और क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए कर देती हूँ। चलिए फोर्थ वाला मैं देख लेती हूँ। फोर्थ वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। इसमें देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, उधर जाके ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 6, यानी कि 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण देखिए आपकी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें पावर क्या है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन कौन सी समीकरण द्विघात हैं और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण को पहचानना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको सिखाऊंगी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आप किसी स्टेटमेंट को देख के कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में एज रिलेटेड प्रॉब्लम बताई थी, उसमें भी मैंने इक्वेशंस बनाना आपको सिखाया था। चलिए एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। तो आइए अब मैं आपको सिखाऊंगी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रोहन अपने भाई सोहन से 6 वर्ष बड़ा है तथा उनकी आयु का गुणनफल 60 है। रोहन और सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ आपको ज्ञात करनी होगी उसको आप पहले कुछ मान लोगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और माना सोहन की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब रोहन क्या है, अपने भाई सोहन से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये हो जाएगा रोहन यानी कि x बराबर है किससे, सोहन से 6 वर्ष बड़ा, यानी कि y प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण 1। और उनकी आयु का गुणनफल 60 है, यानी कि उनकी आयु कितनी थी, इसकी x थी, इसकी y थी, x इंटू वाई बराबर है 60। आपको रोहन और सोहन की आयु बतानी है, तो यहाँ से आप y का मान निकाल लोगे। y का मान क्या आ जाएगा समीकरण 1 से, 6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। तो अब हम y की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, x माइनस 6 रख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 60, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि द्विघात समीकरण बनानी कैसी है, कैसे बनानी है क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ तक बन, तो ये तो बन गई आपकी क्या द्विघात समीकरण। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, मतलब कि ये तो मैंने आपको फॉर्मेशन सिखा दिया, इसी तरह से आप बाकी की क्वेश्चन को भी फॉर्म कर सकते हैं खुद से। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं दूसरे क्वेश्चन को करूँगी और फिर मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि अभी आपने फॉर्मेशन सीखा है, तो इसमें बस आप इसको फॉर्मेशन तक ही रहने दीजिए। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगी सॉल्यूशन करके, और फिर जो लास्ट वाला होगा वो आप होमवर्क से करना बना करके उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 380 है, धन पूर्णांकों का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का मतलब होता है जो क्रम से आते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 है ना, या 5 और 6 हो गया, या 8 और 9 हो गया, यानी कि एक जो होगा वो पिछले वाले से जस्ट +1 होगा। तो हम क्या करेंगे, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है ना, यही होगा। अगर हम इसको x मानेंगे तो x प्लस 1 है, ये 2 के हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1। ठीक है, तो जो अगला वाला होगा +1 करने पाएगा। अब 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 380 है, यानी कि x गुणा x प्लस 1 बराबर 380 है। ठीक है, अब आपको उन दोनों धन पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है। और हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गई, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो द्विघात समीकरण होगी उसके हमेशा 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि उसमें पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर 2 होगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। मैक्सिमम पावर जब 1 होती थी, यानी कि लीनियर इक्वेशन होती थी इस तरह की, तो सॉल्व करने पर हमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता था। जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 380,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 बराबर 0। अब ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड या उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम बीच वाले पद को दो अलग अलग पदों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसकी गुणा करेंगे आप इस वाले नंबर से, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे। अब यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 समझ लीजिए, ठीक है। तो आप करोगे पहले 380 गुणा 1 यानी कि आपके मिल जाएगा 380। अब 380 के यानी कि 380 गुणा 1 करने पे जो आपको मिला 380 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनको माइनस करने पर यहाँ पे जो इसका गुणांक होगा वो आए। यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 ही बोलती। तो 380 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको माइनस करने पे 1 आए, ठीक है। ये आपको करना है। आप क्या करोगे, 380 के सबसे पहले गुणनखंड करोगे। तो 380 के गुणनखंड आप किस तरह से करोगे, 2 से कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड विधि वही है जो हम क्लास 6, 7, 8 से करते ही आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझती इसको बताने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गए गुणनखंड हमारे पास, ठीक है। हमें मिल गया क्या, हम लिख सकते हैं 380 को 19 गुणा 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि हम 19 गुणा 20 लिख सकते हैं। 19 गुणा 20 हम करेंगे तो 380 आएगा। और देखिए अगर हम 20 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने थे जिनको माइनस करने पे 1 आए। तो 380 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करने पे 1 आए क्या हो जाएंगे, 20 और 19। कैसे, 20 और 19 को गुणा करने पे आएगा 380, और जब हम 20 में से 19 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो अब करना यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 19 लिख सकते हो, ठीक है। यहीं से हमने लिया है। ये कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया है, 380 = 0। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंपल सॉल्व करना होगा। 20 × x हो जाएगा 20x माइनस 19 गुणा x हो जाएगा 19x माइनस 380 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x, अंदर बचेगा x प्लस 20। एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया तो यहाँ पे केवल x बचेगा। यहाँ 20x में से x बाहर चला गया तो यहाँ केवल 20 बचेगा। अब साइन देखिए, यहाँ माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 19। क्यों, क्योंकि 380 को हमने क्या लिखा था, 19 गुणा 20 लिख सकते हैं। तो 19 गुणा 20 में से 19 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, x। अब देखिए हमने माइनस भी कॉमन लिया था, तो माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन इसका बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 20 = 0। तो ये देखिए अब इन दोनों ब्रैकेट्स में आपस में कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों पार्ट में x + 20 आपस में कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा x - 19 = 0, ठीक है। आपके पास हो जाएगा x + 20 = 0 या x - 19 = 0, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर -20, यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 19। लेकिन आप इन दोनों में से एक ही आंसर ले सकते हो। क्यों, देखिए -20 है, हमें पूछा था धन पूर्णांक, लेकिन -20 तो धन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 19। तो एक पूर्णांक तो हमें मिल गया x बराबर 19, और दूसरा पूर्णांक हमने क्या लिया था, x + 1, यानी कि हम दूसरे के लिए क्या करेंगे, x + 1 का मान निकालेंगे, यानी कि 19 + 1 ये हो जाएगा आपका 20। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। किस तरह से आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको ट्राई करेंगे घर में, और इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अगर इस मेथड से सॉल्व हो रही होगी तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस मेथड से सॉल्व नहीं हो रही होगी तो हम अगले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास 2 और मेथड भी हैं सॉल्व करने के, ठीक है। अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि, कि किस तरह से हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग का मतलब वो स्क्वायर टर्म्स में हम कैसे उसको बदल सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से 1 मैं करूँगी, बाकी 2 आपको होमवर्क में करने होंगे। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला आप समझ जाएंगे जब मैं सेकंड करूँगी, तो फर्स्ट आपको ईजी लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 4x² + 12x + 3 = 0। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप को जब पूर्ण वर्ग विधि आपको बनानी होगी तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने होंगे। 2 फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े हैं, a + b² a² + 2ab + b² और a - b² a² - 2ab + b², ठीक है। अब इसमें जो a है उसकी जगह हमारा x है, और जो b है उसकी जगह हमारा कोई कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमें x² वाली टर्म को चेक करना होगा। तो स्क्वायर वाली टर्म ये देखिए, हमारी जो x² वाली टर्म है ये हमारे पास है 4x²। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x², ठीक है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर टर्म नहीं होती, सपोज दैट यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर आप नहीं बना सकते हो, तो आप क्या करोगे, जैसे अगर यहाँ पे 3x² होता
है ना। अगर ये इक्वेशन ऐसे होती 3x² + 12x + 3 = 0 होती, तो आप क्या करते, या तो इस पूरी समीकरण को आप 3 से गुणा कर लीजिए ताकि ये क्या बन जाए, 3 का स्क्वायर आ जाए यहाँ पर, है ना, फिर वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप क्या करिए, इस पूरी समीकरण को 3 से भाग दे दीजिए, तो तभी भी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस, अब ये जो टर्म है हमारी, ये है हमारी 2ab वाली टर्म, क्योंकि 2ab वाली टर्म में क्या होता है, a भी आता है और b भी आता है। अब यहाँ पे हमारा a क्या है, x है, तो यानी कि इस टर्म में हमारा x आ रहा है, तो ये कौन सी टर्म होगी हमारी, ये होगी 2ab वाली टर्म। ठीक है, तो 2ab को देखिए 2, अब a की जगह आपका क्या है 2x है a, ठीक है, और b की जगह आपके पास क्या बचा, 2 × 2 4 हो गया, और 4 3 जा 12, तो बचा आपके पास 3, यानी कि हो गया आपका 2ab वाली टर्म। ठीक है, ये थी आपका a का स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, आप समझ रहे हैं, a की जगह 2x है और b की जगह हमें क्या मिल गया, 3 मिल चुका है, प्लस 3 = 0, जबकि हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, ये फॉर्मूला किसका, क्योंकि सारे ही टर्म्स में प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बीच के एक टर्म में माइनस होता तो ये -b का होल स्क्वायर होता, तो ये बनेगा क्या हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन अब a + b के होल स्क्वायर को बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, a की जगह तो 2x है, b की जगह 3 है, तो यहाँ पे b² आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है, केवल 3 है। तो इसको 9 आप कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन में आप 6 जोड़ दोगे और 6 माइनस कर दोगे, तो ये बन जाएगा, देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2ab + 3, अब इसमें मैंने +6 और -6 कर दिया। ठीक है, तो ये तो पूरा यहाँ तक क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3 प्लस 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, -6 = 0। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 2x + 3 का होल स्क्वायर, कैसे, a² + 2ab 2ab और प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर, -6 = 0। 6 को आप उधर ले जा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर = 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 3 का स्क्वायर = 6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 का स्क्वायर प्लस माइनस में, है ना, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x + 3 = ± का √6, यानी कि आप लिख सकते हो 2x + 3 = √6, 2x = √6 - 3, x = √6 - 3/2, या आप लिख सकते हो 2x + 3 = -√6, 2x = -√6 - 3, x = -√6 - 3/2। तो ये दो सॉल्यूशन आपको मिल गए। तो ये है आपका पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इस विधि से आप पहले वाले को सॉल्व करोगे और लास्ट वाले को सॉल्व करोगे। पहले वाले में देखिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि ये x² की ही टर्म है, तो a की जगह आपका x हो जाएगा। ठीक है, और 2ab की जगह आपके पास क्या है, ये है -4x है, तो इसको आप इस तरह से करोगे, ये तो x² है यानी कि a बराबर तो x ही हो गया, -2a बराबर x ही हो गया, और b बराबर क्या आ जाएगा, अब ये 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, यानी कि b की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, ये हो गया 2a और b की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब ये क्या है, माइनस है, तो यानी कि ये क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए a² - 2ab + b², यानी कि इसको आपको लिखना होगा 4, यहाँ पे आपको चाहिए था 4, तो 5 को आप कैसे डिवाइड करोगे, 5 को आप लिख दोगे 4 + 1, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, इनको आप सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। तो इन्हीं इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते थे श्रीधराचार्य सूत्र से भी। मैं बताती हूँ श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। श्रीधराचार्य भारतीय एक गणितज्ञ थे जिनके नाम पे सूत्र, उन्होंने ये सूत्र दिया था, श्रीधराचार्य सूत्र। जब हमारी समीकरण ना ही गुणनखंड विधि से सॉल्व हो रही हो और ना ही पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व हो रही हो, तब हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से हम डायरेक्टली मूल निकाल सकते हैं। मूलों के लिए क्योंकि 2 मूल होंगे, फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac होल अपॉन 2a, जहाँ पे हम b² - 4ac को d से डिनोट करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac, और d को हम बोलते हैं समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है। विविक्त कर हमारा जो होता है डी, उसकी हेल्प से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि समीकरण के मूल होंगे कैसे, क्योंकि समीकरण के 2 मूल आने हैं। हो सकता है वो दोनों मूल अलग अलग हों, हो सकता है वो दोनों मूल क्या हो, आपस में बराबर हों, या ये भी हो सकता है कि दोनों मूल एग्जिस्ट ना कर रहे हो, यानी कि दोनों मूल क्या हो, वास्तविक ना होकर के काल्पनिक हो रहे हो। ठीक है, तो उसका पता लगाने का ये तरीका है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 वास्तविक मूल आएंगे और आपस में जो दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग, उनकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होंगे, 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। वास्तविक होने का मतलब प्लस माइनस और आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में मूल हो सकते हैं। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा तो क्या होंगे, कोई मूल नहीं। जब बड़ी कक्षाओं में आप जाओगे तो आप इनको कहोगे काल्पनिक मूल। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल आपके पास काल्पनिक चीज़ों का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर करोगे कोई मूल नहीं, कि समीकरण का कोई मूल नहीं है। तो आपको करना ये होगा, जैसे कि ये समीकरण है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति के लिए तो आपको बस सिंपल यही चेक करना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास आता है कि सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, स्पेशली जब लिखा आएगा कि श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें हो गया a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयर इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की जगह 1 है, b की जगह माइनस 4 है और c की जगह 5 है। ठीक है, अब इसके अगर क्वेश्चन आता है इसके मूलों की प्रकृति पता कीजिए, तो मूलों की प्रकृति आप कैसे पता कर सकते हो, आप सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए। ठीक है, कितना होगा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 है, c की जगह 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 जो 20, यानी कि आगे कितना माइनस 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है आपका, माइनस 4 आ रहा है। माइनस 4 का मतलब क्या हो गया, ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि इस समीकरण के क्या होंगे, कोई मूल नहीं होंगे, यानी कि जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे इसके। ठीक है, तो एक बार हम करके देख लेते हैं, इसके मूल हम निकाल के देखते हैं कि क्या काल्पनिक मूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम सीधे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या माइनस 4 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, माइनस 4 है, और होल अपॉन 2a, 2 इंटू a की जगह पे क्या है आपका 1 है। तो ये देखिए इसके मूल आ गए आपके 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2। अब ये जो समीकरण है इसमें क्या है, जो था ये रूट में माइनस आ गया आपके पास। ठीक है, तो रूट में माइनस का कॉन्सेप्ट आपके पास है नहीं, तो आपके हिसाब से क्या हो गया, ये मूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रूट माइनस 4 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, आपके पास मूल जो थे वो कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल हो गए। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में सिर्फ ये आएगा कि आप बताइए कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो आप उस वक्त सीधे ये करके बता देंगे कि कोई मूल नहीं होंगे। कभी कभी अगर ऐसा आता है कि इस समीकरण को आप पूर्ण वर्ग विधि से लिखिए, तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको क्या करोगे, आप इसको बनाना पड़ेगा, आपको 4+1 जैसे मैंने अभी पीछे बताया उस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी के जो ये 2 क्वेश्चन है इनको आप श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से बताएंगे कि इनके मूल किस टाइप के हैं, और अगर मूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी कि इन दोनों केस में से अगर कोई केस बन रहा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे आगे। अगर ये बन रहा होगा तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।